दलित, मुस्लिम, आदिवासी और जितने भी सेकुलर संगठन, जितने भी लोग हैं, वो सब अगर एक हो जाते हैं तो ये 5-7% लोग हम पे राज करते आ रहे हैं सदियों से, वो सब खत्म हो जाएगा। ये हमको मिटा सकेंगे जमाने की जमीन, हम हेलो, आदाब। आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। आवाज द वॉइस का ये जो स्पेशल इंटरव्यू है, ये आज एकदम स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत ही खास मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया है, जिनका नाम है निशात हुसैन। बेहद खास मेहमान है, काफी कुछ लाइफ में इन्होंने अचीव किया है। तो आज हम जानेंगे इनकी जिंदगी के सफर के बारे में और जो इनका एक्टिविज्म है उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, आपने भी हमें याद किया उसके लिए। जी मैम, जैसा कि मैं पहले अपनी ऑडियंस को आपका थोड़ा तारुफ दूं कि आप जो हैं एक फीमेल काजी हैं। तो इस सिलसिले में मेरा आपसे सवाल रहेगा कि देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एक औरत का काजी होना काफी लोगों के लिए अभी भी एक शौक के तौर पे सामने आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक औरत तो काजी हो नहीं सकती है। और एक खवातीन या एक खातून का निकाह पढ़वाना, उन्होंने कभी शायद तसव्वुर में भी वो बात नहीं आई होगी कि एक औरत जो है निकाह पढ़वा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप था हमारी सोसाइटी में, जिसको आपने ब्रेक किया है। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा अपने सफर के बारे में बताएं, कितना चैलेंजिंग था और क्यों आपने इस चीज को ऑप्ट किया। जी 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 जी। पहला सवाल आपका मेरे बारे में यही है कि ये चैलेंज कैसे हम लोगों ने फाइट किया है। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सब पे आज तक हमेशा काबिज आदमी रहे हैं, चाहे वो लॉ को लेके हो या और किसी मसले को लेके हो, या जी कुरान को लेके हो या हदीस को लेके हो। तो ये सारी चीजें वो लोग अपने हाथ में लेकर आए हैं। लेकिन हमने जब कुरान को पढ़ा और समझा और तर्जुमा पढ़ा, तो हमें लगा कि हमारे साथ तो ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कुरान और कुछ कह रहा है और जो प्रैक्टिस में है वो कुछ बिल्कुल अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम कुरान पे चले या ये जो कुछ हमको जो जो अगर हमें ये लफ्जों में कहूँ कि कट्टरपंथी लोग हमको जो समझा रहे हैं उस पे चले हम, या जो जी जिन्होंने दुकानें खोल रखी है उन पे चले हम। तो हमें क्या जी करना चाहिए? क्योंकि जो आपने काजी की बात अभी हमसे पूछी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुरान की पहली आयत मुझे ये हुक्म देती है कि आप इल्म हासिल करें। जी देखिए, इकरा बिस्मिल जो है वो हमको ताकीद करती है, उसमें औरत आदमी का बंटवारा नहीं है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, उन्होंने उस आयत में ना तो रोजे की बात की है, ना नमाज की बात की है, ना फित्रे की, ज़कात की, हज की बात की। उन्होंने कहा इल्म हासिल करिए। तो इल्म हासिल करना तो मेरे लिए बुरी बात नहीं है ना। मुझे तो हुक्म है अल्लाह का कि मैं इल्म हासिल करूँ। अब उसमें जी अगर काजियत की पढ़ाई है, तो जितने भी काजी अभी तक बने हैं, वो बाप मर गए तो बेटा बैठ गया, फिर वो मर जाएंगे तो वो और कोई बैठ जाएगा। इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो जी हमने तो 5 साल स्टडी की है, बाकायदा स्टडी करके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्टडी करी और पर्सनल लॉ की भी। इसके जी हिसाब से पूरी स्टडी हुई है, हमारे एग्जाम में है, हम उसमें पास हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान की जो खवातीनों ने दिए 3 जॉब किया हम लोगों ने, वो इस तरह से। और इसके साथ जोड़ा आपने कि आप निकाह कैसे पढ़वाए, जी तो आदमी कैसे निकाह पढ़वाते हैं। हम्म। अब हमारे लिए ये बहुत सारे सवाल खड़े किए हमारे भाइयों ने, और गाजी भाइयों ने ज्यादा ये सवाल खड़े किए कि ये औरत 12 बजे कैसे जाएगी, ये अगर 1 बजे निकाह होगा तो कैसे जाएंगे। ये व्यवस्था करना मेरा काम है, उनको क्यों फिक्र हो रही है। जी रहा सवाल आज तक आदमियों के बीच में बैठ के निकाह होता आया है, हम दूल्हा को औरतों में बुला लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। वहां भी बुला के बात कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान इतना मजबूत है कि मैं आदमियों में बैठ के भी निकाह पढ़वा सकती हूँ। जी आदमियों को ही खतरा है हमसे, हमें तो आदमियों से कोई खतरा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि
बहुत सारी, हालांकि ये कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है, हमारे भाइयों से खिलाफत की बात नहीं है, लेकिन जी आप हर चीज को, तभी के टाइम में जो कुछ हुआ उस सबको खारिज करके आप अपना चला रहे हैं, तो वो तो नहीं चलाने देंगे, ये हम लोगों ने ठान रखा। हाँ जी, देखिए जब हम बोलते हैं काजी, तो काजी अपने आप में मतलब वो शख्स होता है जिसको काफी इल्मियत होती है। तो जब हम देखें काजी के जो फराइज होते हैं काफी वसी हैं। तो मतलब आप आई थिंक मैंने सुना है कि आप कुछ लड़कियों को भी ट्रेन कर रही हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके और काजी के क्या फराइज होते हैं वो सब जान सके। तो उसके बारे में थोड़ा हमें तफसील से बताएं। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आगे बोलने वाली थी, लेकिन ये मेरे से छूट रहा था। तो आपने पूछा है कि काजी की बहुत बड़ी भूमिका है, हम्म। अहम किरदार है उनका। आपने जी देखा होगा कि जब बादशाहों के राज थे और काजी जो होते थे, तो काजी फैसला करते थे, बादशाह फैसला नहीं करते थे। जी किसी भी तरह का हुक्म होता था या दो लोगों का झगड़ा होता था, यानी इंसाफ की बात काजी करते थे। तो काजी जी। का रोल सिर्फ यही नहीं है कि वो निकाह पढ़ाए। हम्म। हम जो काम कर रहे हैं, माशरे में तब्दीली ला रहे हैं, माशरे की औरतों को, खवातीन को हम खड़ा कर रहे हैं, हम मजबूत कर रहे हैं। हम कुरान और हदीस को बता रहे हैं कि कुरान में तुम्हारी क्या हैसियत है, ये हम बता रहे हैं। हम लीडरशिप निकाल रहे हैं, हम उनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम अच्छे माशरे की बात कर रहे हैं, हम सफाई की बात कर रहे हैं। तो काजी का ये रोल तो हम अदा कर ही रहे हैं ना। अब रहा हम्म। सवाल निकाह का, ये फिक्र है लोगों को, हमारा क्या किरदार होना चाहिए उसकी फिक्र नहीं है। निकाह कितने पढ़ाती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने निकाह भी पढ़ाया है। हमने शिमला में जाके निकाह पढ़ाया है, हमको शिमला में बुलाया गया। वो फॉरेन से कोई खवातीन थी, उन्होंने कहा हम महिला काजी से निकाह पढ़वाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल। शिमला गए, उन्होंने पूरा खर्चा हमारा किया और हम जी लोग जाके उनका निकाह पढ़वाया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप जी चाहेंगे तो वो फोटो भी मैं आपको भेज सकती हूँ। जी, जरूर जरूर। तो इस मैं तरह जो हमारी भूमिका है, हमारा जो रोल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसको जी भाइयों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे जो ट्रिपल तलाक है उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं किसी हद तक शायद वो सही नहीं थे। तो आपने ट्रिपल तलाक के ऊपर भी राजस्थान में कुछ एक्टिविज्म किया था और काफी काम किया था। मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को उसके बारे में थोड़ी आगाही फराहम करें आप। जी 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 जी। अब अब 3 तलाक का जो मसला है, वो जी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इसको उठाया था कि हम्म। तमाम जो हिंदुस्तान की खवातीन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको मिलके एक मंच बना है जिसका नाम हमने, क्योंकि भारतीय पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो हमने जी कहा हम क्यों नहीं भारतीय लगा सकते। अब वो हाँ भारतीय लगाने का खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमें आरएसएस की औरतें बताया जाता है, हमें बीजेपी की औरतें बताया जाता है। ठीक है, अच्छा। कुछ भी बोले कोई, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है, हमारा खुदा जानता है कि हम क्या जी हैं। तो जी भारतीय पे जो कब्जा कर रखा था, एक तो उस कब्जे को हमने अपने आप में लिया कि हम भी भारतीय हैं। तो हम्म। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का एक मंच जो बना है, उसने जी ये तय किया कि बड़े बड़े मसाइल जो हैं उस पे क्या बात करना शुरू करें हम। तो हम्म। 12 स्टेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है। बम्मा जी बम्मा की मैं जयपुर की राजस्थान की कन्वीनर हूँ। तो जी यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक की बात की, तो हम लोगों ने क्योंकि हम जमीर से जुड़ के बात करते हैं, हम जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह एयर कंडीशन में बैठ के बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने खवातीन को लेके कभी भी अच्छे फैसले नहीं किए, हमेशा जी उन्होंने मर्दों की बात रखी। तो ये गुस्सा भी मुझे तो बहुत ज्यादा है कि ये मेरी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इनकी बात क्यों बिल्कुल मानूं। मैं कुरान को मानूंगी, मैं हदीस को मानूंगी, जो उसमें बिल्कुल। लिखा है उसको मानूंगी, मैं नबी को फॉलो करती हूँ, उनकी बात मानूंगी। तो ये सारी चीजें जो ट्रिपल तलाक पे आ रही थी कि एक बैठक में तलाक दी थी, हमने 12 स्टेट की खवातीन को इकट्ठा किया बॉम्बे में और जनसुनवाई हुई हमारी हेड ऑफिस में। हजारों महिलाएं इकट्ठी हुई और आप यकीन नहीं करेंगी कि उनका रोना, उनके बच्चे छोटे छोटे यंग लड़कियां, वो कहाँ जाएंगी। ये दो धड़े क्यों बनाए जा रहे हैं, एक औरतों का एक आदमियों का, हमको क्यों दुश्मन बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके माशरे की बहन बेटियां ये कहाँ जाएंगी, ना पियर में जगह ना ससुराल में जगह, तो ये कहाँ जाएंगी फिर।
तो ये जी। तकलीफ हमको बहुत ज्यादा थी कि हम करें क्या। तब जाके हमने अच्छा फिर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो जी। सुप्रीम कोर्ट में और मैंने भी हमारी गई 3 तलाक जिनको दे दिया गया था, हमने हलाला पे और ये मोनोगेमी पे और इस पर ट्रिपल तलाक में हमने रिट कर रखी हुई थी। तो हमारी रिट इसमें सुनवाई हुई कि ये 2 चीज हम बाद में देखेंगे, पहले ट्रिपल तलाक को देखते हैं। तो 12 स्टेट का जो एक किताब शाया की थी हमने, वो वहां पेश की और साइन पेश किए गए सारे कि आप बताइए ये सारी हकीकत है, हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली हमारी इस बात को लिया और जो स्टैंड तलाक था उसको उन्होंने बैन कर दिया। जी। अब स्टैंड तलाक तो बैन हो गया है, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट में 400 के करीब केस ट्रिपल तलाक के पहुंच गए और हमारे पास भी बराबर आ रहे थे। तो हमने कहा अल्लाह क्या करें अब हम लोग, क्योंकि हम आयत को लेके कहाँ जाए, तब तक कोडिफाइड नहीं होगा, कोडिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हम कहाँ बात करें, किससे बात करें। तो लॉ होना बहुत जरूरी है। तब बिल्कुल। जाके हमने ये शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से हम लोगों ने इंतजार लगाई कि सर लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो हम कहाँ जाए, इस जी। औरत को कैसे मदद करें हम। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ सरकार से कहा कि आप लॉ बनाइए। मेरा ये मानना है कि ये कुरान की जीत हुई है, क्योंकि कुरान में जो तरीका है तलाक जी। देने का वो यही है कि आप एक बैठक में तलाक नहीं दे सकते हैं। एक तलाक दिया, लड़की वहीं रहेगी, औरत वहीं रहेगी, एक ही कमरे में रहेगी, बिस्तर अलग हो जाएंगे, फिर से उनका रुजू हो सकता है। ये सारी चीजें लॉ में है, उन्होंने जी। टोटल लॉ जो बनाया है कुरान के हिसाब से। लेकिन उस पे भी देखिए आप कितना हंगामा हुआ था, लाखों जी। औरतें निकालती, लाखों औरतों के जुलूस निकलवाए, शरिया खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में है। और जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे लिए कहते ये 4 औरतें क्या कर लेंगी। अरे भाई 4 औरतें कुछ नहीं कर रही हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में लिखा है, वो जीत हो रही है, हमारी जी। कोई जीत नहीं है। तो जी। इस तरह से इसमें मैं खास बात ये कहना चाहूंगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा खवातीन को कहता आया है कि घरों में बैठो, बच्चे पालो, बच्चों को संभालो, मियाँ का कहना मानो, उनका हुक्म बजाओ। जी। लेकिन जब उन्हें लगा कि हम खतरे में आ रहे हैं, तो जी। आपने लाखों औरतों को सड़क पे निकाल दिया, जी। उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई आपने। जी। तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलने वाली है। अब आपके माशरे की औरतें उस जमाने में पहुंच गई हैं जब हमारी नबी की बीवियां फैसले करती थी, आलिमाएं थी, पढ़ी लिखी थी, बिजनेसमैन थी। उस वक्त की बात क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं दोहराते हैं। एक तलाक को ये लेके बैठे हैं, हजरत उमर के जमाने में एक तलाक हुआ और वो औरत भी कई बार आपसे आके शिकायत करके गई थी कि मुझे तलाक मेरा मियाँ बहुत सताता है। अब उन्होंने तलाक दे दिया, ये इन्होंने आके कहा कि मुझे आज उन्होंने तलाक दे दिया। तो आप हजरत उमर बहुत ज्यादा नाराज हुए और उसको 40 कोड़े मारे गए। ये जी। पूरा है, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कि 40 कोड़े मारे, उसको सजा दी गई, आप गुस्से में थे। और दो तरह की बातें सुनने में आती है इसमें कि वो कोड़े मारे गए थे कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और एक तरफ ये कि उनको मारे गए थे मतलब। जी। तो आप ये समझिए ना, सजा मिली ना उसको, भाई एक बैठक में तलाक देने की सजा मिली ना आप उसको, सजा की बात नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हजरत उमर के जमाने में तलाक हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे समझ में आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने माशरे की खवातीन को तो ये दिखा रहे हैं कि कुरान में तुम्हारी जो हैसियत है वो आदमी को बराबर है, किसी से कम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमको आदमी से ज्यादा रुतबा दिया है। बैत की जन्नत हमारे नीचे ही बनाई है, जी। वो आदमी के नीचे नहीं बनाई है। अल्लाह जानता था ये इस लायक नहीं है, हमें ही जी। बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपका एक्टिविज़्म है इसमें आपने काफ़ी हद तक जो है पॉलीगैमी या हलाला जो है उस पे भी काम किया है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है और किस तरह का काम आपने उस पे किया है? हाँ जी, पॉलीगैमी का जो ये भी बहाना देखिए कुरान और हदीस और नबी से जोड़कर पेश करते हैं। हमारे नबी ने तो इतनी शादियां की थी, लेकिन ये नहीं बताएंगे उन्होंने किस कंडीशन में शादी की, कैसी शादियां की, क्यों शादियां की, वो नहीं बताएंगे।
आज इस वक्त जो है इस पे कोई लॉ नहीं है अपने चार शादी पे। हालांकि कुरान में ये है कि अगर आप किसी औरत से शादी करने जा रहे हैं तो पहली वाइफ की परमिशन लीजिए। बिल्कुल। उसके भी बहुत सारे रीजन है कि वो पागल है, दीवानी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ या किरदार से वो खराब हैं। तो जी सब में समझाने की बात की है कि इंसान से गलतियां होती हैं। जी तो ये सब चीजें तो नहीं होके अच्छी खासी बीबियां हैं, उनसे नहीं पूछ रहे हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास कम से कम 8-10 केसेस चल रहे हैं जो दूसरी शादी करके बैठ गए हैं और पहली वाली के पास जा ही नहीं रहे, बच्चों की तरफ देख ही नहीं रहे। तो इस बिल्कुल। पे जो है हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और लॉ इंशाल्लाह इसमें भी आएगा, अल्लाह ने चाहा तो पोलोगेमी पे। और काफी हमने समझाइश की है आदमियों में, क्योंकि हमें ये लगा कि जुल्म करने वाले से हम कभी बात नहीं कर रहे हैं। जो जुल्म सहके आ रही हैं, हम हमेशा उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो क्या हमें आदमियों में भी जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो फिर हमने बड़ी हिम्मत करके आदमियों के कैंप किए और वहां पे हमने इसकी शुरुआत करी कि देखिए आप औरतों के साथ हुस्न सलूक करें। नबी का फरमान है कि जो और बीवियों के साथ अच्छे से बर्तावा करेंगे वो मेरे बराबर में बैठेंगे। तो आप इन सब चीजों को समझो। वहां पर जिन आदमियों में हमने बात की, उन्होंने कहा अल्लाह तौबा तौबा, हमें तो ये सब पता ही नहीं है कि कुरान में क्या है, हमारे क्या हक है, हमें नहीं पता। और हम तो गाली देना, लपड़ छप्पड़ देना तो मामूली बात समझते हैं, लेकिन हम आज से तौबा कर रहे हैं ये सब नहीं करते। तो ये बड़े कामयाब हमारे वो रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब औरतें क्या, आप हमको आके कोई मस्जिद के कोई मौलाना आ गए थे, उन्होंने बड़ा एतराज किया कि साहब क्या औरतें आके अब हमको समझाएंगे। तो वहीं के जो आदमी थे वही लड़ पड़े कि आपने हमेशा कुएं का मेढक बना रखा है हमको, वहीं उछलते हैं, वहीं कूदते हैं, वहीं पटकते हैं, आपने क्यों नहीं बताई हमें ये इतनी अच्छी बातें कि माशरे में क्या क्या है। तब जाके वहीं पे लोगों ने उनको खामोश किया। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये करीब करीब हमारा यूथ के साथ वार्ता है। स्कूल में जेंडर की समझ को लेके हम लोग अभी से काम कर रहे हैं कि बच्चों में अगर ये समझ बनती है, लड़के और लड़कियों में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो वो कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। जी। तो देखिए जब हम और लाला की और बात जो आपने की है, ये एक बड़ा खतरनाक हमारे पास केस आया था कि अपनी बीवी को वो जुए में हार गए और जुए में हारने के बाद में उन्होंने धोखे से वो अपने दूसरे मकान पे ले गए। वहां अपने दोस्त को बुला रखा था, इनको कोई नशे की दवाई दी, सर दर्द हो रहा था वाइफ को, और उनके साथ रात भर उनके पति ने उनके दोस्त ने उनसे रिश्ता बनाया। वो बेहोशी की हालत में रही, उनसे रिश्ता बनाया और वो मियां जो था वो वीडियो बना। आप ये देखिए कमाल की बात। मतलब हम किस पे यकीन करें? जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे या औरतों को हम मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तब हमने जब महिला की आंख खुली और उसने देखा कोई गैर मर्द मेरे बराबर है और मैं बिल्कुल बगैर कपड़ों के, तब जाके उसको होश आया और वो चीखे चिल्लाई। तो मियां ने मुंह बंद कर दिया कि मैंने वीडियो बना लिया है, अगर ज्यादा गड़बड़ करेगी तो सबको दिखाऊंगा। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी, तो उसको नहीं लग रहा था कि मेरे संग क्या हुआ है। वो पुलिस गई, वहां सुनवाई नहीं हुई उसकी, फिर वो हमारे पास आई और हमने पूरा केस लड़ा उसका। 3 महीने की सजा हुई उसके पति को और तलाक हुआ उसका वहां से। और वो जो आदमी जिसने रेप किया था वो आज तक दुबई में भागा हुआ है, वो नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के बड़े मजबूरी भरे केस आते हैं। अब उसमें अगर आदमी, जिन्हें इंसाफ करना चाहिए, अगर वो ये कहते हैं कि ये तो औरत ही ऐसी थी, जी, तो आप तो अच्छे थे ना, आप क्यों गए औरत के पास? बिल्कुल। अगर औरत ऐसी थी तो आपको किसने हुक्म दिया कि आप चले जाए? पता औरत बुरी क्या पत्थरों से हो रही है क्या? औरत को बुरी करने वाला है कौन? जी, कोई भी औरत घर से बाहर जाती है, मुसलमान औरत, कहेंगे अकेली मत जाना, अकेली मत जाना, खतरा है। आप ये बताइए ना खतरा किससे है? सही बात है। उस पर बात नहीं करते आप। खतरा तो आप लोगों से ही है ना।
मेरे नबी ने सही, फरमाया नजरें नीचे रखिए, आपका भी पर्दा है, मर्दों का भी, बिल्कुल। औरतों का ही नहीं है, आदमियों का भी है। लेकिन जी। बहुत अ, जितना अच्छा ये मजहब है उसका उतना ही मजाक बनवा के इन्होंने रख रखा है। हम्म। तो नबी ने फरमाया था कि इस्लाम को किससे ज्यादा खतरा होगा, तो आपने फरमाया था कि मेरे आलिम होंगे। वो दौर हम देख रहे हैं। तो हलाला की सारी दुकानें हमने बंद करवा दी। राजस्थान में तो हमने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खूब हल्ला मचाया, धरना प्रदर्शन, उस औरत को ले जा के सब किया हमने। तो यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी दहशत है। वैसे भी खैर दहशत तो है मेरी यहाँ पे काफी, औरतों के संग जुल्म ज्यादती करने से पहले भी जो पूछ रहे हैं, औरतें तड़ियां मारती हैं कि शांत मैडम के पास जा रहे हैं, तो वैसे भी डर अच्छा। जाते हैं लोग। फिर जी, मेरा जी। महिला थाने पे भी, महिला सड़क सुरक्षा केंद्र फिलहारी भी, वहाँ भी अच्छा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये खुला हुआ है। हाँ, तो हाँ। वहाँ भी होते हैं, ये केस आते हैं। संस्था का तीसरा जी, जी, जी। काउंसलिंग सेंटर। हम्म। मुझे बताइए कि देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग हैं। तो अभी जिस तरह के हालात है देश में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग लोग हैं उनको कम्युनल हार्मनी, आपस में जो भाईचारा है उस पे काम करने की जरूरत है। तो आपका जो एक्टिविज्म का एक हिस्सा ये भी है कि आप कम्युनल हार्मनी पे काम करती हैं। तो क्या क्या स्टेप्स आप लेती हैं और किस तरह से नौजवानों को समझाती हैं कि हमें आपस में भाईचारा मेंटेन करने की जरूरत है? जी जी। अ, असल में मैं एक बहुत छोटी सी जगह की बेटी हूँ। जी। करौली एक छोटी सी जगह है राजस्थान में, वहाँ की बेटी हूँ। और वहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। मैं अकेली एक मुस्लिम लड़की हूँ जो जिसने वहाँ पे 10th किया। मैं अच्छा। और मैं गर्ल्स स्कूल 1200 लड़कियों में मैं अकेली और लड़की थी मुसलमान। और मैं गर्ल्स स्कूल की प्रेसिडेंट 9th क्लास में बन गई। तो ओके। ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये अपनापन मैंने देखा कि मेरी टीचर डांस कर रही है हाँ। और मुझे एक जुलूस की शक्ल में घर छोड़ा जा रहा है। जी। अच्छा, मेरा जो मोहल्ला है वो पूरा पूरा गैर मुस्लिम का है। तो वहां पे कोई ना कोई रिश्ता है, वहां मेरा कोई ताया है, कोई चाचा है, कोई और कुछ है, कोई और कुछ है। इस तरह का जी। सारा वो हमारा चला, वो माहौल हमने देखा। जब मैं जी। शादियों की यहाँ आई तो मैं नाबालिग थी। आ, अल्लाह के करम से फटाफट फटाफट 3 बच्चे हो गए। जी। फिर उसके बाद समझ आई कि नहीं, ये बच्चे तो क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपने आप को संभाला, बच्चे बड़े हुए तो मैं एक गरीब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगी। जी। मेरा मेरा जो ससुराल है वो हाईली एजुकेट है। मेरे हम्म। हस्बैंड गजेटेड ऑफिसर थे और उन्होंने जी। बहुत कोऑपरेट किया। जी। 2013 में जो लीडर है, लेकिन आज मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। या तो उनका मेरा रिश्ता खत्म होता, क्योंकि मैं इतनी जज्बात में थी यहाँ का माहौल देखकर। जी। जब हमने यहाँ पे मैंने बीए किया, बीएड किया, गरीब बच्चों को स्कूल चलाया। उसके बाद 89 में यहाँ जब पहला धक्का, तब मुझे लगा कि मेरी दादी जो कर्फ्यू का माहौल सुनाती थी उसमें उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो बिल्कुल। ये लोग बाग खड़े हुए हैं, लकड़ी लेके खड़े हैं, डंडे लेके खड़े हैं, पीपे लेके खड़े हैं। तो ये कैसा कर्फ्यू है। खैर उस वक्त पुलिस से झड़पी हुई हमारी काफी, और बहुत लंबी कहानी है इसको लेके भी, मैं कैसे निकल पाई हूँ उसको लेकर। जी। तब जाके मुझे लगा कि क्योंकि उस वक्त ऋषि आलम नगर में 35 लोग मरे थे, जिसमें औरतों का बहुत बुरा हश्र हुआ। तो वो जी। सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर कुदरती कोई ना कोई चीज होती है कि आप चला के नहीं पैदा कर सकते। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं घर में नहीं बैठूंगी, मुझे कुछ करना है। जी। क्योंकि औरतों के साथ जो जाती है, समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा खवातीन भुगतती है। बिल्कुल। दंगे में अगर उसका बेटा मरा है, उसका पति मरा है, उसका घर जला है, उसकी इज्जत लुटी है, सब वो भुगत रही है। जी। हम तो किसी से लड़ने नहीं जाते हैं ना, हम तो किसी को दंगा करने नहीं जाते। फिर क्या बात है कि हमारे साथ ये सब कुछ होता है। जी। तब जाके मैंने ठाना कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। और मैंने फिर 5 साल तक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो मुस्लिम महिला, जी। राजस्थान के इतिहास की पहली ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी। इससे पहले कोई खवातीन की सोसाइटी नहीं थी। अच्छा।
तो आदमियों को तो बहुत अचंभा था कि ये औरत कैसे निकल गई। और आज से 30 साल पहले बिल्कुल यंग थे हम भी, तो हम पहले उनकी नजर में औरत हैं, बाद में कुछ होंगे आप। ये ये भी एक वो बना के रखा कि मैं औरत जरूर हूँ, लेकिन आपकी तो गंदी नजर भी नहीं पड़ने दूंगी। इस चीज को औरत बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोगों ने फटकारा, तब हमारी औरतें आप जैसी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। और दंगे के टाइम मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत थे, जिन्होंने मेरी दबंगाई को देखकर मुझे बहन बनाया और कहा तू मुझे राखी बांधेगी, बहुत बहादुर है तू। और मैंने कहा सर बीजेपी को राखी नहीं बांध रही, एज ए भैरव सिंह राखी बांध रही हूँ, जो कि एक सेकुलर पॉलिटिशियन है जी। तो यहाँ से हमारी बात हुई, लड़ाई हुई, फ्लड एक्ट पे काम किया मैंने, बेगुनाहों को जेल में बंद किया, उनकी लीगल लड़ाई लड़ी, उनके घर वालों को लड़ी। अब आपने जो सवाल किया ये बहुत लंबा है सांप्रदायिक का, ये काम मेरा आज तक चल रहा है। जहां भी दंगा हुआ, राजस्थान, अजमेर में हुआ, गोपालगढ़ में हुआ, टोंक में हुआ, मालपुरा में हुआ, जहां भी हुआ, हमारी पूरी टीम गई और दोनों तरफ के लोगों को एक जानब पे बिठाया। हमने वहाँ खाने का प्रोग्राम रखा, खाना खिलाया सबको, एक साथ बैठेंगे खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा हमको लगा कि एक जानब पे बैठना जरूरी है, तो हम वहाँ पे बैठे और इस तरह के प्रोग्राम किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम एका करके आए। वहाँ का माहौल आज तक खराब नहीं हुआ है। उसके बाद इतना हमारा कमेटी बनी, वहाँ पे कमेटियां बनाई वहाँ और सब काम करके आए। तो इस तरह। और अब जो हमारा काम है वो अभी हाल में जो माहौल बिगड़ा हुआ है, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि इस देश की संस्कृति को लेकर, गंगा जमनी तहजीब को लेकर कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इस मुल्क को बिटा के रख दिया है। मतलब बाहर के मुल्क हमारी मजाक बना रहे हैं, हमारा क्या हशर हो रहा है हम जानते हैं इस चीज। मैं बहुत बोल्ड महिला हूँ, लेकिन आज मुस्लिम होने के नाते अपना नाम बताने में मैं डरने लग गई हूँ। मैं बस में चलती हूँ तो अपना नाम बताने में डर रही हूँ। किस तरह हमको मारा जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। इस देश की वफादार कौम को अगर आप इस तरह मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या गुनाह हुआ है हमसे? आप दंगों के इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज्यादा उनके लोग मरते हैं, सबसे ज्यादा घर उनके जलते हैं, सबसे ज्यादा जेलों में वो ठूसे जाते हैं। मतलब कहीं शराफत नाम की कोई चीज नहीं रही। तो हमें लगा कि हम कैसे बात करें लोगों के बीच में, हम कैसे जाएं। तो हमने ये अभियान चलाया। अभी आपको ये बता दें, ये 3 तरह के चावल है, आपने देखा? ये 3 तरह के चावल है, हरा है, सफेद है और केसरिया है। हमने 26 जनवरी 2022 से इस अभियान को चलाया कि हम घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिशियन से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, क्योंकि चावल को बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए चावल को दिया जाता है। तो हमने कहा कि पीला, ये जो केसरिया और हरा है, इसमें कुछ दूरियां पैदा करते हैं, तो ये दूरियां हम खत्म कर रहे हैं, एक कर रहे हैं हम इसको। और हमने सबको जाके ये कहा है कि संविधान की रक्षा, एकता, भाईचारा, सुरक्षा, आपसी सौहार्द बना के रखना है। इसके लिए हम आपको ये न्योता दे रहे हैं। ये आप हमारा न्योता है, इसको आप आगे लेके जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में होता है। 12 स्टेट में गया हमारा और गांव लोगों ने इतना पसंद आया सबको कि इसको हमने हमारे मुख्यमंत्री को दिया है, हमने सोनिया गांधी जी के जो साहबजादे हैं राहुल गांधी जी को दिया है, उन्हें बहुत पसंद आया ये। और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इसकी मिसाल दी कि मुस्लिम महिलाएं इस तरह एकता भाईचारे के लिए काम कर रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमको करना चाहिए। तो ये इस तरह हम लोगों का ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। और इसका उद्घाटन हमने जो हमारे पुलिस कमिश्नर थे उनसे करवाया, और जो किताब हमने शाया की फिर इसकी एक, उसका हमने डीजी राजस्थान के जो डीजी है उमेश मिश्रा साहब से करवाया, और बहुत लोगों को हमने उसमें फोटो। देखिए, ऐसे में अगर हम औरतों के हक की, उनके हुकूक की बात करें तो इनहेरिटेंस लॉ
के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल है कि अक्सर मुस्लिम मुआशरे में ये होता है कि अगर कोई लड़की है तो प्रॉपर्टी में उसको हक नहीं दिया जाता है, जबकि इस्लाम में वाज़ह तौर पे ये है कि औरत भी जो है उस प्रॉपर्टी का हक जो है उनका भी है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? जी जी जी, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारे कुरान से, जो कुरान में लॉ है ना, वो लिए गए हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स हमारी हिंदू बहनों को अभी कुछ सालों से ही मिला है, पहले नहीं मिला था, अभी लॉ बना है उनके लिए। लेकिन हमें तो 1500 साल पहले मिल गया है। लेकिन हकीकत वही है कि लड़की की शादी हो गई है, बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो हिम्मत करके ये करती हैं, या वालिदैन ये समझते हैं कि मैं अल्लाह के घर में दामन पकड़ेंगी, इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत कम ऐसे इंसाफ माँ बाप हैं या भाई हैं। अच्छा, बहनें तो ज्यादातर हैं, इसको हम बाकायदा हमने कुरान के मिसालें देके सबको बताया है, और लड़कियां मांगने लगी हैं। लड़कियों का ये कहना है कि पीर छूट जाएगा। हमारा सवाल है, क्यों छूटेगा पीर? भाई क्यों नहीं कहता है मेरे बाप का घर छूट जाएगा? वो जब अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेता है, आप तो अपने वालिदैन के में से ले रहे हो ना, आपको भाई थोड़ी दे रहा है। भाई क्यों छूटेगा आपका? भाई थोड़ी दे रहा है आपको, आपके वालिदैन दे रहे हैं। ये चीज हम समझा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि जब ये डराया है कि तुम्हारा दामन पकड़ेंगी अगर इंसाफ नहीं करोगे, तो अभी कुछ हालात में ये हुआ है कि खवातीन को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलने लगे हैं, और लिखित में जो भी वो अपना बनाते हैं, जो पार्टीशन करेंगे वो अपने हिसाब से उसमें खवातीन का, लड़कियों का हिस्सा दे रहे हैं। बिल्कुल। मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन रास्ते पे आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आप एक फीमेल काज़ी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, तो आपने जो काम किया है, तो मुझे लगता है आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है। काफ़ी लोग ये काम करने की हिम्मत भी नहीं करते। अब इतना बड़ा काम किया है, तो ज़ाहिर है कि क्रिटिसिज़्म भी मिलता होगा लोगों से, नुक्ताचीनी भी करते होंगे, काफ़ी लोग नाराज़ होंगे आपसे। तो ये जो पूरा क्रिटिसिज़्म है, इसको कैसे देखती हैं और किस तरह से सँभालती हैं? मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा विरोध किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने पत्थर मारे हैं लोगों ने मुझे बातों के। वैसे तो मैं खाने वाली नहीं हूँ, बातों के पत्थर बहुत मारे, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके ये जो जो पत्थर थे वो मुझे आगे बढ़ाते चले। अगर वो मेरी तारीफ करते तो शायद मैं कहीं ना कहीं बहक जाती, कहीं ना कहीं फैल जाती, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगती। लेकिन मैंने उनकी सारी उन चीजों को चैलेंज किया कि बहन तुम्हारी हूँ, पीछे हटने वाली नहीं। जब मुझे अवार्ड दिए जाते थे तो चौपड़ पे इस तरह प्रोग्राम होते, अरे साहब कैसी ख्वार महिला है, देखो चौपड़ पे चली गई अवार्ड लेने के लिए। मैं बहुत कम लोगों को बताती नहीं हूँ कि 93 मुझे नेशनल यूनिटी अवार्ड मिल गया था। ओके। और जब ये दिल्ली से मेरे पास मैसेज आया और यहाँ पे मेरा बायोडेटा लेने आए, तो 5 स्टार होटल मैंने पहली बार देखा, मुझे वहां बुलाया गया था कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। मैं कुछ भी लेके, मैं मना करने गई थी। मैंने कहा आप मुझे किस बात का अवार्ड दे रहे हैं? मेरे तो आग लग रही है अंदर, दुनिया में आग लगी हुई है। मैंने ऐसा क्या कर दिया 3 साल में? मुझे तो अभी नई हूँ, मैंने तो अभी ऐसा खास नहीं किया, आप मुझे अवार्ड दे रहे हैं। तो वो बड़े गौर से मुझे देखने लगे। वहां 2-3 मीडिया के साथ में बैठे थे, उन्होंने निशान जी बहुत अच्छा काम करती है साहब, बड़ी दबंग महिला है हमारी, ये है वो है। तो मैंने कहा क्या लाई है आप? मैंने कहा सर मैं लाई नहीं हूँ, मैं मना करने आई हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसमें मुझे मिले, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं मेरे पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर। बिल्कुल। वो देखते रहे मेरी तरफ, फिर कहने लगे अरे निशान जी को देने के लिए लोग बात हमें 20-20, 25-25 लाख रुपया देने को तैयार, आप मना करने आई हैं। तो अभी तक आपका फाइनल नहीं था, फाइनल हो गया। फिर खैर मैंने लिया। फिर उसके बाद यहाँ का जिला प्रशासन और एक बाढ़ आ जाती है ना अवार्ड देने वालों की, वो शुरू हो गई। शांति दूत अवार्ड और फलाना डिमका बहुत ज्यादा दिए लोगों ने, बहुत खैर मुझ पे यकीन किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ सबकी। लेकिन मुझे कभी भी कोई अवार्ड लेके खुशी नहीं।
इसलिए जी। नहीं हुई कि जो यकीन मुझ पे किया जाता है, मैं उसके लायक हूँ या नहीं, मैं खरी उतरूंगी या नहीं। तो ये फिक्र मुझे हमेशा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक किसी की बात खराब नहीं होने दी है, सबके अवार्ड की इज्जत रखी। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है ये जो इंटरव्यू है, ख़ासकर जो हमारी औरतें हैं, उनको ये सुनना चाहिए ताकि वो भी वो करेज उनमें आए कि वो अपने जो हक की लड़ाई है, वो लड़ सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमें वक़्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।